भारतीय परंपरानुसार कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी सर, हम सबके अत्यंत प्रिय एवं आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा मैम, हमारे भारतीय संस्कृति सभा के संयोजक डॉक्टर रामवीर सर, हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक मनोज केन सर, कृपया आए और दीप प्रज्वलन द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें तथा मंच पर अपना स्मारक ग्रहण करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय वक्ता महोदय प्राचार्य मैम वर्षल सर और हमारे संयोजक रामवीर सर से निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
सर्वप्रथम मैं अतिथियों के स्वागत हेतु हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार केन जी से निवेदन करती हूँ कि वे पौधे तथा स्मृति चिन्ह द्वारा हमारे अतिथि तथा वक्ता प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी सर का स्वागत करें। स्मृति चिन्ह पे लाइन प्लीज। हमारी प्राचार्य से निवेदन की गई हमारे स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करें। हिंदी विभाग के ही प्राध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा जी से निवेदन है कि वे पौधे तथा स्मृति चिन्ह द्वारा हमारे प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा मैम का स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के ईवीएस डिपार्टमेंट के डॉक्टर गौरव से निवेदन है कि वे पौधे द्वारा हमारे बलसर सर श्री सुरेंद्र कुमार सर जी का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं हमारे बलसर एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आकर अपना स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें और सभी जनों को स्वागत करें। प्लीज सर। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। और भारतीय संस्कृति सभा के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के उपलक्ष्य में ये जो व्याख्यान माला शुरू की गई है उसमें मैं अपने बिहाफ पर और अपने कॉलेज के बिहाफ पर, अपने कॉलेज की प्राचार्य और अपने सभी कलीग के बिहाफ पर मैं आज आए हमारे अतिथि श्री संजीव कुमार जी का स्वागत करता हूं। पुराना परिचय हम लोगों का भी रहा है, हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मित्रवत हैं, तो उस दृष्टि से भी मैं अपने बिहाव पर भी उनका स्वागत करता हूं। और हम सब लोग उनके वक्तव्य को, बौद्धिक को, उनकी ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए उत्सुक है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे भारतीय संस्कृति सभा तथा आज के कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रामवीर सर से निवेदन करती हूँ कि वे इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करें तथा इसके विषय के महत्व से हमारे छात्रों को अवगत कराएं। सर। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी जी, प्राचार्य महाराजा अग्रसेन कॉलेज, प्राचार्य महोदय पीजीडीएवी कॉलेज प्रोफेसर कृष्णा शर्मा, वर्ष पीजीडीएवी कॉलेज सुरेंद्र कुमार जी और वरिष्ठ प्राध्यापक जो सामने है और शिक्षक जो भी इस सभागार में है और भारत का भविष्य है। आज आप सबको विदित ही है कि हम एक भारतीय संस्कृति सभा के तत्वाधान में हो रहे व्याख्यानमाला में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य, भारतीय संस्कृति सभा का उद्देश्य केवल छोटा सा है कि हम विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करें जो देश का, समाज का और अपने विश्व का कल्याण कर सके। यह उद्देश्य लेकर के भारतीय संस्कृति सभा
जो है महाविद्यालय में अनवरत 1961 से कार्यरत है। बीच में कुछ व्यवधान आए थे जिसकी वजह से इस भारतीय संस्कृति सभा में कार्यविधि कम हुई, लेकिन उस कोमा से निकल के अब भारतीय संस्कृति सभा आपके सामने है। ये 3 दिवसीय व्याख्यान माला हमारी प्रारंभ हो रही है, जिसमें मैं अपने जो आज के वक्ता हैं उनका पुनः भारतीय संस्कृति की तरफ से भी स्वागत करता हूं। और इस भारतीय संस्कृति सभा में दिन प्रतिदिन आप छात्र और शिक्षक मिलकर देश और समाज और विश्व का कल्याण करते रहे, यह आज की वक्तव्य की कामना भी है, आज के समाज में जरूरत भी है। विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। भारत जो है एक नए भारत का उदय हो रहा है, निश्चित रूप से भारत का उदय हो रहा है। आज यदि आप खेल जगत में भारतीयों का परचम देख रहे हैं तो विश्व पटल पर जहां भी नजर आ रहा है, कॉमनवेल्थ में विनेश फोगाट हो, चाहे आपका चेस की बात करें, चेस ओलंपियाड में आल्सो विनेश कुमार जो है 44वें विश्व चैंपियनशिप में विश्व का सबसे सुपरस्टार फास्टेस्ट चेस का प्लेयर भारत से निकल के आ रहा है। तो ये उभरते हुए भारत की ही तस्वीर है। भारत जो है अपने यदि हम एजुकेशन की शिक्षा की बात करते हैं तो आज हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 27% है, लेकिन 1947 और 48 में जब देश आजाद हुआ था यही रेशियो लगभग 0.7% था। इसका मतलब उभरते हुए भारत की ये तस्वीर हमारे सामने ही है। यदि हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यह विश्व को सबसे बड़ा तंत्र जो है लंदन और संघाई, बीजिंग और संघाई को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा रेल तंत्र है दिल्ली मेट्रो का। इसकी रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी की यदि हम बात करते हैं 99.99% जो है सिंस 2002 से बरकरार है, जो कि हमें बताते हैं कि भारत जो है आज नए उदय में बिल्कुल निश्चित रूप से उदय हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आज के वक्ता जी के लिए समय के थोड़ा इतना ही संक्षेप में कहूंगा और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी सर। वर्तमान में आप महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय के प्राचार्य पद को सुशोभित करते हैं। इसके साथ ही आप भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आप एक त्रैमासिक पत्रिका द डिस्कसेंट एंड एकेडमिक जर्नल फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के सह संपादक भी हैं। 4 शोध परियोजनाओं पर भी आपने कार्य किया है, जिसमें से नवीनतम IEC-SSR द्वारा वित्त पोषित परियोजना एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ डिबेट्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडियन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से PhD की उपाधि प्राप्त की है, जिसमें आपके शोध कार्य का विषय था सरदार पटेल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। इसके अतिरिक्त आपने 5 अन्य पुस्तकों का भी लेखन तथा संपादन कार्य किया है। आपके द्वारा लिखित एक प्रमुख पुस्तक है इंडिया इन ग्लोबल अफेयर्स, चेंजिंग डायनामिक्स एंड इमर्जिंग रोल। आपके अनेक शोध पत्र शीर्ष राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न राष्ट्रीय समाचार चैनलों की पैनलिस्ट सूची में हैं तथा निरंतर उन चैनलों पर वाद विवाद कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। यह आपके द्वारा किए गए कार्यों का तथा जिन गतिविधियों में आप संलग्न हैं उनका बहुत थोड़ा सा अंश मैं यहाँ बता पाई हूँ, क्योंकि इतने सीमित समय में आपके विषय में सब कुछ बता पाना संभव नहीं था। आशा है जो कुछ भी मुझसे रह गया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आकर अपना आज का व्याख्यान प्रस्तुत करें। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी।
आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विदुषी प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी, हमारे अग्रज और इस महाविद्यालय के बरसर सुरेंद्र जी, रामवीर जी, इस सभागार में बैठे डॉक्टर अग्निवेश अवस्थी जी, मनोज जी, अरुण जी, और मैं तो नाम लूंगा तो लगभग सबका नाम ले लूंगा। यहाँ बैठे हुए सारे परिचित चेहरे हैं, विद्यार्थी बंधुओं। मैं भारतीय संस्कृति सभा का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। जब हम बात करते हैं आज के तारीख की और आज के दिनांक की, तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिनांक है। 8 अगस्त 1942 को, आज से 80 वर्ष पूर्व, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कहा था भारत छोड़ो, और उसके बाद एक और नारा दिया था, डू और डाई, आइदर यू गेट इंडिपेंडेंस और यू डाई। और 5 वर्ष 7 दिन के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। यह सौभाग्य का दिवस है कि आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आज ही के दिन हम इन कार्यक्रमों का प्रारंभ कर रहे हैं, जब महात्मा गांधी ने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अंतिम बार भारतीय जनमानस को ललकारा था। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 75 वर्षों में भारत ने एक बड़ी दूरी तय की है, एक बड़ा फासला जो है उसे समाप्त किया। भारत जो एक पिछड़ा हुआ देश था, सोने की चिड़िया से भारत के हाथ में 1947 में भिखारियों का कटोरा था। भारत अपनी जनता को भी दोनों वक्त की रोटी नहीं उपजा सकता था, और यही वह समय था जब 1940 के दशक में बंगाल में ग्रेट बंगाल फेमिन हुआ, जिसके कारण लगभग 30 लाख बंगाल की जनता भूखमरी की शिकार हुई। 1947 का वह समय था जब भारत प्रति वर्ष 40 मिलियन टन फूड ग्रेन का आयात करता था, जब भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता था, जबकि भारत की जनसंख्या महज 36 करोड़ थी। आज के दिन जब भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है, तब हम न सिर्फ अपनी जनसंख्या की खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि हम प्रत्येक वर्ष खाद्य पदार्थों का निर्यात भी कर रहे हैं। बहुत से खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भारत स्वावलंबी हो गया है। यह वह वर्ष है जब हम कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव। इसका अर्थ क्या है? इसको मनाना क्यों आवश्यक है? इसको याद करना क्यों जरूरी है? और विशेष करके वैसे शैक्षणिक संस्थाओं में जो भारत के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है, वहां इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यह ऊर्जा का अमृत है, यह वर्ष ऊर्जा का अमृत है, यह स्वाधीनता सेनानियों के प्रेरणा का अमृत है, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष तक, वैसे हमारी गुलामी तो 1500 वर्ष की है, परंतु अगर हम देखें कि अंग्रेजों की गुलामी को ही देखें तो 190 वर्षों की गुलामी थी। अगर 1857 की क्रांति को हम स्वतंत्रता की पहली क्रांति कहें, जिसे वीर सावरकर ने कहा था, इट वॉज द फर्स्ट वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का युद्ध था।
तो 90 वर्षों तक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने युद्ध लड़ा, तब 1947 में भारत जाकर स्वतंत्र हुआ। इसीलिए हम इस वर्ष को याद कर रहे हैं कि यह नए विचारों का अमृत है, यह नए संकल्पों का अमृत है, यह आत्मनिर्भरता का अमृत है। यह महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है और ये स्वराज से सुराज्य की तरफ बढ़ने के लिए अमृत है। इसीलिए सरकार ने इसको लगातार याद किया और यह सुनिश्चित किया है कि हर घर में तिरंगा हो, हर दिल में तिरंगा हो और वह स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो दिए गए योगदान है उसको हम याद करें, हम भूले नहीं। 1500 वर्षों की विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भारत जो एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसके हाथ में कटोरा क्यों पहुंच गया, इसको देखना होगा। तो उसको देखने में यह पता लगता है कि अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था भारत में विकसित की 1757 के बाद। एक अंग्रेज अधिकारी ही लिखता है कि द ब्रिटिश सिस्टम इज ए सिस्टम, ए स्पंज सिस्टम which absorbs the resources from the banks of river Ganga and Yamuna and squeezes those resources on the bank of river Thames। एक ऐसी व्यवस्था भारत में विकसित की है ब्रिटिशर्स ने, जो गंगा और यमुना के किनारे से संसाधनों को सोखता था और उन्हें लंदन में टेम्स नदी के किनारे में जोड़ देता था। आज जो ब्रिटेन की उपलब्धि है, जो ब्रिटेन का विकास है, उसमें कहीं न कहीं भारतीय संसाधनों का और भारतीय परिश्रम का कहीं न कहीं उससे लेना देना। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं, हमें यह भी याद करना जरूरी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, अर्थात जो भारत माता की भूमि है यह स्वर्ग से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे याद करना जरूरी है। इसलिए इसे याद करना जरूरी है कि केवल यह स्वतंत्रता का संग्राम एक दिन का नहीं है। अगर हम महाभारत में भी देखें तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, अगर हम देखें तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप ने उस रणभूमि को लाल कर दिया अपने सपूतों के खून गिराकर। इसी तरह हम देखें तो शिवाजी का जो उद्घोष था वह अपने आप में महत्वपूर्ण था। वह हमें शाश्वत चेतना, शौर्य और उत्साह भारत के प्रत्येक नागरिक में बढ़ता है। हर वर्ग और हर समाज में आजादी के लिए की लड़ाई के में अपने परिवार को लगातार कहीं न कहीं से उसका बलिदान दिया और उसको लगातार याद करने के लिए यह वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष को हम याद करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं और जब पढ़ते हैं तो पता लगता है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद से प्रारंभ हुई और एक परिवार तक सीमित। वह लड़ाई ऐसी थी जिसमें एक पिता अपने पुत्र को उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाता है। उस लड़ाई में महात्मा गांधी के कुछ आंदोलनों को छोड़ दिया गया तो हम बहुत सारे वैसे आंदोलनों को भूल गए हैं जिन्हें याद करना इस अमृत वर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कोल आंदोलन हो, खासी आंदोलन हो, संथाल आंदोलन हो, कछोहा नागा संघर्ष हो, कोका आंदोलन हो, भील आंदोलन हो, मुंडा क्रांति हो, सन्यासी आंदोलन हो, रामोसी संघर्ष हो, कितूर आंदोलन हो, रावणपुर आंदोलन हो, बारडोली आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, संभलपुर संघर्ष हो, ज्वार संघर्ष हो, बुंदेल संघर्ष हो, ऐसी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इतिहास के पन्नों में इसे भुला दिया गया। यह अमृत वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन संघर्षों को भी याद किया जाए और उन आंदोलनकारियों को और वीरों को भी याद किया जाए जिन्होंने अपनी जान तो न्यौछावर कर दी परंतु इतिहास के पन्नों में उन्हें स्थान नहीं मिला। ये इसलिए ऐसे कितने संघर्ष और आंदोलनों ने देश के हर विभाग को, हर कालखंड में आजादी की ज्योति को प्रज्वलित रखा।
बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए, वहां के स्थानीय लोगों ने कभी इसे खत्म नहीं होने दिया। परंतु हमारी जो परतंत्रता थी 1500 वर्षों में, उस 1500 वर्षों की विदेशी आक्रांताओं का एक ही लक्ष्य था। वह लक्ष्य यह था कि भारतीयों का जो आत्मविश्वास है उसे धराशायी कर दो, भारतीयों में आत्मग्लानि की भावना को भर दो और भारतीयों को एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसी मानसिकता पैदा करो जिसे 1835 में एक ब्रिटिशर्स ने कहा था, मैकॉले ने, उसने कहा था कि हमें वैसे इंडियन चाहिए जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन जो सोच में और विचारों में गुलाम हो। और उन्हीं गुलामों को लाने के लिए 1835 में एक शिक्षा नीति भारत में लाई गई। अंग्रेजी हुकूमत को और भारतीयों में आत्मविश्वास को भरने को बहुत सारे भक्ति आंदोलन हुए। यह भक्ति आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। अगर हम देखें तो इस भक्ति आंदोलन में बहुत से विद्वानों ने अपने जान की आहुति दी। जैसे अगर हम पूर्व में बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमंत शंकर देव। अगर हम पश्चिम में बात करें तो मीराबाई, एकनाथ तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता। अगर हम उत्तर में बात करें तो संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत हरिदास। अगर हम दक्षिण में बात करें तो माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि। भक्ति काल के इसी खंड में मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, सूरदास, केशवदास, विद्यापति ने अपनी रचनाओं से समाज को न सिर्फ जगाया, जागृत किया, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी भरा। और यही कारण है कि इन तमाम भक्ति आंदोलनों और भारतीय वीरों के द्वारा भारतीयों को जगाए जाने के कारण 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ। हम देखते हैं कि पिछले 7 दशकों में हम पाते हैं कि लगातार यह तीसरी पीढ़ी होगी जिसने स्वतंत्रता का रसास्वाद चखा होगा। पहली पीढ़ी वैसी पीढ़ी थी जो आजादी के पूर्व पैदा हुई थी और आजादी पाने के जद्दोजहद का रसास्वाद उसने किया था। खुद आजादी की लड़ाई में भी वह शामिल हुए थे। दूसरी पीढ़ी वैसी पीढ़ी थी जिसने अपने बुजुर्गों से सुना और महसूस किया था कि आजादी की लड़ाई कैसी होती है। अब आज के दिन में जब हम युवाओं को उनकी कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो आज हम तीसरी पीढ़ी है जिसको उसका कोई सहज याद नहीं है और न ही उसका ज्ञान है कि आजादी क्या होती है। उसे पता है, जिसने गुलामी देखी है, कि आजादी क्या होती है। उसे पता होता है जिसने गरीबी देखी है कि अमीरी क्या होती है, परंतु जिसने गरीबी में, अमीरी में ही जिसने पैदा लिया है उसे नहीं पता कि गरीबी क्या होती है। तो इस तीसरी पीढ़ी को आज जगाने की आवश्यकता है। भारत के पास गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, भारत की चेतनामयी संस्कृति है, भारत की विरासत है जो हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए शक्तिशाली पंख देती है। जब हम भारत की बात करते हैं और आज के इस वर्ष की बात करते हैं, आज के इस दिन की बात करते हैं, तो क्या कारण है कि भारत सरकार, भारत के सभी कार्यालय, भारत के सभी महाविद्यालय, भारत के सभी विश्वविद्यालय, भारत के सभी अधिकारी, भारत के सभी राजनेता, भारत के सभी नौकरशाह इस वर्ष तिरंगे को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे कारण है राष्ट्र की गौरव को जगाना। इसके पीछे कारण है
हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वह अपने स्वाभिमान और अपने बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। और यही कारण है कि आज इस सभागार में बैठकर हम उसको याद कर रहे हैं और आपके महाविद्यालय में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है। लगभग 65% आबादी भारत की 35 वर्ष से कम उम्र की है, जो अल्पकालीन समय में संपूर्ण बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से क्षमतावान है। यदि इनको गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा मिल जाए, इनका सेहत ठीक करने का इंतजाम हो जाए और इनके दोनों हाथों को हुनर मिल जाए, तो भारत बहुत ही कम समय में विश्व गुरु पुनः स्थापित हो सकता है। जब विश्व की 2/3 आबादी बूढ़ी हो चुकी है, आप यूरोप के देशों में देखें, इटली में देखें, गांव का गांव खाली हो रहा है। वैसे में यह 65% आबादी जो युवा है, उनका उपयोग किया जा सकता है कि भारत अपने गौरवमयी ऐतिहासिक स्थान को पुनः प्राप्त कर सके। अब इस आजादी के 75वें वर्ष में की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, उनके इनोवेशन, उनके उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। 75 वर्षों की यात्रा को हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हिंदुस्तान ने भारत ने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली है। जो सबसे बड़ी प्राप्ति है भारत की एकता और अखंडता। धर्म के आधार पर हमारे साथ ही दूसरा देश बना था पाकिस्तान, और महर्षि अरविंदो घोष ने भविष्यवाणी की थी कि 25 वर्ष के भीतर यह देश टूट जाएगा। 1947 से 25 वर्ष के भीतर 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हो गया। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने और राजनीतिक शास्त्रियों ने उस समय यह भी प्रेडिक्ट किया था कि भारत खंड खंड में बंट जाएगा, परंतु वह सारे विद्वान जिनकी रचनाएं आज भी पुस्तकालयों में उपलब्ध है, वह सारे के सारे झूठे साबित हुए। सरदार पटेल की कर्मठता और उनकी उनकी एकता के सामने। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है, हमें गर्व है भारतीय संविधान पर। भारत के हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया वह आज भी उसी तरह से है, उतना ही महत्वपूर्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, संविधान सभा का संविधान, राजेंद्र प्रसाद का संविधान, जो उस समय सारे देशों के संविधान बने और उन संविधान को पूरी तरह से दोबारा परिवर्तित कर दिया गया। पाकिस्तान हमारे पास उदाहरण है, श्रीलंका हमारे पास उदाहरण है, बांग्लादेश हमारे पास उदाहरण है। जो तीसरा महत्वपूर्ण है वह है लोकतांत्रिक परंपराओं पर विश्वास। जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वह भारत है। मैं इसलिए पुरानी कह रहा हूं कि जब आप देखेंगे लिच्छवी गणराज्य की, उस समय कहीं लोकतंत्र की बात नहीं थी। गणराज्य था तो भारत में था। जब हम बात करते हैं बड़ी लोकतंत्र की, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान आज के दिन दूसरा है। 1 साल के भीतर हम नंबर 1 हो जाएंगे। परंतु जो दूसरा देश है चीन, वह लोकतांत्रिक देश नहीं है।
लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में। यही नहीं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत समृद्ध है। 1945 के बाद अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए देशों में से भारत ही एकमात्र देश है जो अपने बल पर मंगल और चंद्रमा तक पहुंच चुका है। जहां तक बात करें हम भारत की सेनाओं की, तो भारत की सेनाएं विश्व की सेनाओं से अगर उसकी तुलना की जाए तो हमारा चौथा स्थान है। अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद भारत। हमारी सेनाएं सामर्थ्यवान है कि वह अपने सीमाओं की रक्षा कर सके। यह गर्व का विषय है। इसी तरह से हम देखें तो आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत आज के दिन 2019 के बाद पहले नंबर पर। आज के दिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, हमारा स्थान 5वें स्थान पर है। छठे पे है, लेकिन 5वें पे 1-2 महीने में चले जाएंगे जब हम ब्रिटेन को पीछे कर देंगे। हमसे ऊपर अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड है, लेकिन इंग्लैंड के लगभग हम लोग बराबर पहुंच चुके हैं 1-2 महीने में, इंग्लैंड हमसे नीचे चला गया। इसे हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। आज के दिन में भारत विश्व का स्टार्टअप कैपिटल बन गया। यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो पूरी दुनिया से कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रहा है। जब पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित था, अपनी समस्याओं से ओतप्रोत था, अपने लोगों की जान बचाने में असमर्थ था, उस समय भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के अपने पुराने मंत्र का पालन करते हुए न सिर्फ पूरे विश्व को बचाया, बल्कि इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित बचाया और पुनः काम पर लाया। यह भारत के विज्ञान की विजय है। आज के दिन में जब लगातार एक देश दूसरे देश के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के डिप्लोमेसी का केंद्र बना। भारत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसकी तरफ पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है। वह यूक्रेन रसिया क्राइसिस हो, या वह श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हो, या बांग्लादेश में होने वाली क्राइसिस हो, या फिर चाइना ताइवान के बीच में तनातनी हो, सारे देश भारत की तरफ देख रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में भारत एक नए पोल के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और यही कारण है कि हम जब देखते हैं कि जहां तक यह आइडिया ऑफ न्यू इंडिया आखिर है क्या, यह इंडिया अचानक न्यू इंडिया क्यों बन गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो हम एक ऐसे भारत की बात करते हैं जिसका आत्मस्वाभिमान हो, जिसमें शौर्य हो, जिसमें पराक्रम हो, जिसमें क्षमता हो। ऐसे भारत की बात करते हैं जो हम जब न्यू इंडिया की बात करते हैं कि रिसर्जेंट इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंक्लूसिव इंडिया, इनकरप्टेबल इंडिया, इन्वेंटर फ्रेंडली इंडिया, ट्रांसफॉर्मेशनल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, ट्रांसपेरेंट इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इमर्जिंग इंडिया, केयरिंग इंडिया, एंड
कम्युनिकेटिंग इंडिया, अर्थात एक ऐसा भारत उभर कर सामने आ रहा है इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, जब ये सारी विशेषताएं भारत के पास हैं। भारत का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कि भारत को नए सपनों पर पहुंचाने के लिए लगातार दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं इस प्रकार से हैं जो इस 75वें वर्ष में प्रयास कर रहा है कि भारत विश्व गुरु के नजदीक पहुंच जाए। मैं उनके कुछ कार्यक्रमों के बारे में आपको बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे हम बात करते हैं तो हम याद करते हैं 2016 का नवंबर, किसी को याद है क्या था? डिमोनेटाइजेशन। कौन बोल सकता है? एक रात को सहसा राष्ट्र के नाम प्रसारण होता है और नोटबंदी हो जाती है। वो जरूरी था वो नोटबंदी, क्या आवश्यकता थी, क्या परिणाम निकले उसके? तो हम देखते हैं कि न्यू इंडिया को बनाने की दिशा में एक प्रयास था। वह प्रयास 3 आधार पर था। पहला था भारत काले धन का घर था, ब्लैक मनी को बैंकों में वापस भेजना। दूसरा, नकली नोटों का भंडार था, उसको समाप्त करना था। और तीसरा था भारत करप्शन का अड्डा बन गया। तो इन 3 चीजों पर नकेल कसने के लिए और नए भारत के उड़ान की तैयारी करने के लिए जरूरी था कि नोटबंदी की जाए। To end the black money, to control the counterfeit currencies, and to make India corruption free. This was one of the stage which was taken. The other stage which was equally important, अगला जो कदम था जो इतना ही महत्वपूर्ण था, वह है हम जब बात करते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने बैंक अकाउंट खुले उससे ज्यादा बैंक अकाउंट सिर्फ 2 वर्ष में खुल गए। आज के दिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, जो विश्व में इतिहास है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम इस हॉल में बैठे हुए हैं कि उन बैंक अकाउंट में लगभग 30 करोड़ बैंक अकाउंट में लगभग 24.5 करोड़ बैंक अकाउंट महिलाओं के खोले गए, जो इंक्लूसिव इंडिया की तो एक ऐसे भारत की बात करता है कि महिलाओं के हाथ में शक्ति कब होगी? जब आर्थिक शक्ति होगी। और यह अधिकतर जो अकाउंट खोले गए वह ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए या छोटे शहरों में खोले गए, जहां की महिलाओं के पास बैंक तक पहुंचने का साधन नहीं था। यह था इंक्लूसिव इंडिया। इसी तरह से तमाम सरकारी सेवाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अर्थात सीधा आपके खाते में पैसा, इसके द्वारा प्रारंभ हुआ। इससे क्या फायदा हुआ? लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 वर्षों में सरकार ने बचाया है। भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 1 रुपया यहां से भेजते हैं तो 15 पैसा गरीबों तक पहुंचता है। आपको आश्चर्य होगा कि उस 85 पैसे को बचाकर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 वर्षों में सरकार ने बचाया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह है इनकरप्टिबल इंडिया। इसी तरह से हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में उज्ज्वला कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 8 करोड़ 5 लाख गैस के मुफ्त सिलेंडर ग्रामीण क्षेत्र में और गरीबों में महिलाओं के लिए बांटे गए। यह एक ऐसे भारत का निर्माण है जो इंक्लूसिव इंडिया की बात करता है। आज के दिन में भारत में लगभग 28 करोड़ 74 लाख एलपीजी गैस के कनेक्शन हैं, जिसमें पिछले 2016 के बाद जब यह मई में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ लगभग
9 करोड़ गैस के मुफ्त सिलेंडर महिलाओं में बांटे गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। क्या है ये? इट इज बेसिकली प्रमोटिंग द कैशलेस ट्रांजैक्शन इन द कंट्री, कन्वर्टिंग इंडिया ए लेस कैश सोसाइटी, एंड फॉर दैट पर्पस उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। हमने देखा होगा भीम ऐप, इसी तरह से रुपी डेबिट कार्ड है। आज तक हम लोग जो डेबिट कार्ड यूज करते थे बाहर की कंपनियों का करते थे, अब इंडियन क्रेडिट कार्ड भी और डेबिट कार्ड भी लगातार प्रयोग में किया जाने लगा। तो हम पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे कदम सरकार के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए हैं। इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बताता है कि जो पुराना भारत था उसके बाद या जो नया भारत है उससे अलग है। यह इंक्लूसिव इंडिया, यह रिसर्जेंट इंडिया, यह स्किल्ड इंडिया, यह क्या है? यह आत्मनिर्भर भारत है जो आत्मविश्वास से ओतप्रोत है। कुछ ऐसे डेटाज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे भारत की आबादी मैंने बताई 36 करोड़ थी, वह आज के दिन में 18.135 करोड़ है। इसी तरह से परंतु जब हम स्वतंत्र हुए, हमें क्यों गर्व करना चाहिए? जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 37 वर्ष थी। अगर एक व्यक्ति भारत में पैदा होता था तो उसके जीने की अधिकतम एवरेज औसत आयु लगभग 37 वर्ष थी, और आज के दिन में यह 79 वर्ष। बहुत इसी तरह से जो लिटरेसी रेट थी, जो साक्षरता का प्रतिशत था, वह 18.3% था, और आज के दिन में यह 77.7%। अगर 1000 बच्चे उस समय जन्म लेते थे तो 181 बच्चे मर जाते थे। इसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आज के दिन में यह घटकर 1000 बच्चों में सिर्फ 27 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहते, बाकी रहते। इसी प्रकार से टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9 था उस समय, पर वुमेन आज के दिन में 2.1। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो पर कैपिटा इनकम उस समय प्रति व्यक्ति औसत आय सिर्फ 265 रुपए, ओनली 265 रुपीज। 1950-51 की मैं बात कर रहा हूँ, स्वतंत्रता के 3 साल बाद। और आज के दिन में यह 1,50,326 रुपया। भारत की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस समय सिर्फ $0.04 ट्रिलियन थी। आज के दिन में यह $3.18 ट्रिलियन है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी कई गुना वृद्धि हुई है। उस समय जीडीपी का सिर्फ 11.3% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत करता था, आज के दिन में 37.9% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। उस समय मैंने बताया कि भारत फूड ग्रेन का आयात करता था और 4.8 मिलियन टन प्रति वर्ष फूड ग्रेन का आयात करता था। आज के दिन में 5.9 मिलियन टन हम प्रति वर्ष निर्यात करते हैं। यह उपलब्धि है। आज के दिन में मिल्क प्रोडक्शन में भारत विश्व का नंबर 1 देश है। उस समय 17 मिलियन टन हम दूध की पैदावार करते थे, और 2019 जिसमें जो आंकड़े उपलब्ध हैं, आज के दिन में 198.4 मिलियन टन हम दूध का उत्पादन करते हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यही स्थिति फूड ग्रेन में है, यही स्थिति हॉर्टिकल्चर में है, यही एग प्रोडक्शन में है। अर्थात जब हम आजाद हुए थे तो भारत को की जनसंख्या देश के विभाजन के बाद
82% जनसंख्या भारत है थी, जबकि जो अनडिवाइडेड इंडिया का जो फर्टाइल लैंड है उसका सिर्फ 75% हिस्सा भारत को मिला है। परंतु आज के दिन में पाकिस्तान को और बांग्लादेश को फूड ग्रेन्स का आयात करना पड़ता है और भारत को ग्रेन का निर्यात करता है। तो बहुत बड़ी तब्दीली। तो जहां तक हम पाते हैं यही स्थिति रेलवेज में है, रोडवेज में है। आंकड़े इतने हैं कि सिर्फ आंकड़ों का बाजार लग जाएगा। अभी रामवीर जी बता रहे थे मेट्रो में, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 9 ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है और 12 ऐसे और बड़े शहर हैं देश के जहाँ पे बन रहा है, तो आने वाले 2-3 वर्षों में बन जाएगा। दिल्ली मेट्रो विश्व की सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क के रूप में उभर कर सामने आया। यही स्थिति हुआ है रेलवेज में, यही स्थिति है रोडवेज में, यही स्थिति है हाईवेज में। ऐसी उपलब्धियां हैं जो अनगिनत है और हर उपलब्धि के ऊपर हमें फख्र करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जहां तक सवाल पैदा होता है कि एयरपोर्ट्स का लगभग 130 कमर्शियल फ्लाइट जहां से उड़ते हैं इतने एयरपोर्ट को भारत में एयरपोर्ट की और एयर स्ट्रिप्स की कुल संख्या लगभग 500 के आसपास है, जिसमें से 130 पर रोज या सप्ताह में कोई ना कोई फ्लाइट जिसपे हम ट्रेवल कर सकते हैं वो उड़ते हैं। तो यह भी भारत की सरकार की सोच है कि पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है। पहले हम लोग देखते थे जहाज आ रहा है तो बचपन में कहते वो हवाई जहाज आ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब पता लगा कि कोई हवाई चप्पल पहन के भी कहा जा रहा है हवाई जहाज में। तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये क्यों हुआ है? एक नए भारत के निर्माण से हुआ, एक रिसर्जेंट इंडिया की तरफ बढ़ने से हुआ। और जहां तक पैसेंजर्स की संख्या है कि कितने लोग हवाई जहाज को उड़ते हैं, तो लगभग 34 करोड़ लोग प्रति वर्ष उड़ते हैं, ठीक है। यह अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। इसीलिए हमें फख्र है इसके ऊपर। परंतु चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियां हैं जो हमारे लिए गुण है वही व्यंग भी हो सकता है। अर्थात जो हमारी जनसंख्या है 65%, जो युवा है अगर उसको हमने स्किल्ड नहीं किया, उसको हमने ओरिएंट नहीं किया और उसे हमने रोका नहीं, तो वो जिहादी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। The second important is the external threat. हमें 2 फ्रंट पे वार के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। भारत जब जब पराजित हुआ है, 1500 वर्षों तक गुलाम रहा है, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आपसी झूठ और युद्ध की कम तैयारी। अर्थात जो हमारी सैन्य तैयारी है वो हमेशा मजबूत होनी चाहिए। अगर वह मजबूत नहीं हुई तो भारत को पुनः गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह से चाइना करता है। तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर भी हमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। जो तीसरा है वह है भारत की शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के संबंध में। इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ है, आने वाले वर्षों में उसमें सुधार की गुंजाइश है। परंतु उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो पाए, यह देखना हम शिक्षकों को और शैक्षणिक संस्थाओं का भी दायित्व है। मुझे लग रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा महोत्सव है जिसमें हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर असीम होगा और उसमें इस भारतीय संस्कृति सभा का भी योगदान होगा जो 1961 से कर रहा है। यही कारण है कि इकबाल ने कहा था, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से,
कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान निश्चय ही हम सबके लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। बहुत से नए ऐतिहासिक तथा समसामयिक तथ्यों से भी आपने हमें अवगत कराया। इसके लिए मैं अपने सभी छात्रों की ओर से भी आपका आभार प्रकट करती हूँ। हमारी आज की सभा की अध्यक्षा के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी प्राचार्य प्रोफेसर कृष्ण शर्मा मैम, जिन्हें इस महाविद्यालय की प्रथम महिला प्राचार्य होने का भी गौरव प्राप्त है, तथा इनके निर्देशन तथा मार्गदर्शन में हमारे महाविद्यालय ने सफलता के अनेक नए आयामों को छुआ है। अनेक विकास कार्य इनके कार्यकाल में पूर्ण हुए हैं तथा निरंतर चल भी रहे हैं। और मुझे लगता है इस बात से भी आप सभी सहमत होंगे कि मैम ने इस महाविद्यालय के हमारे छात्रों के तथा यहाँ कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हित में रात दिन बिना थके हुए निरंतर कार्य किया है और सदैव सबके हित के लिए तत्पर रहती है। इनका सहज सरल स्वभाव, स्नेहयुक्त वाणी, सदैव स्मित मुस्कान से युक्त मुखमंडल अनायास ही इनके व्यक्तित्व को एक विशिष्टता प्रदान करता है। तो ऐसी हमारी प्राचार्य महोदया से मेरा निवेदन है आज के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए कृपया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव तिवारी जी, भारतीय संस्कृति सभा के अध्यक्ष रामवीर जी, हमारे सहयोगी बरसर सुरेंद्र जी, सभी शिक्षकगण और विद्यार्थियों, आज का कार्यक्रम किन किन दृष्टियों से महत्वपूर्ण है या आज का दिन किन किन दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इसका बहुत विस्तार से प्रोफेसर तिवारी जी ने आज व्याख्यान दिया। आशा है हम सभी लाभान्वित भी हुए होंगे, परंतु उनके जो व्याख्यान में जो प्रमुख बिंदु हैं उसका मैं संक्षिप्त में यहाँ चर्चा करना चाहती हूँ। पहला कि 75 वर्षों में भारत ने जो दूरी तय की है उसके कारण भी आज का ये जो दिन है, आज ये जो वर्ष है वह ऊर्जा के अमृत के रूप में इसको गिना जा सकता है, क्योंकि हम स्वराज से स्वराज्य की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु ऐसा करते हुए हम उन शहीदों को भी ना भूलें, उन आंदोलनों को भी ना भूलें जिन्हें हमारे इतिहास में विस्मृत कर दिया गया है। उनका महत्वपूर्ण योगदान हमें हमेशा स्मरण रहे, इसका बहुत ही विस्तार से उल्लेख प्रोफेसर साहब ने किया, क्योंकि इसके लिए हमें इतिहास को खंगालना होगा। हमें यह देखना होगा कि जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ऐसा क्या हुआ कि हमारी स्थिति यह हो गई कि हम औरों के सामने आज भिखारी के रूप में खड़े थे एक लंबे समय तक। और भक्ति काल का जो योगदान है वह केवल आध्यात्मिकता की दृष्टि से नहीं है, अपितु तो हमें इससे आत्मविश्वास भी मिला, आत्मनिर्भर होने का, क्योंकि हमारे ही भक्त कवियों में ये बात कहने का दम था, ये हिम्मत थी कि संतन को कहा सीकरी से काम। जहाँ पे पूरा विश्व जो है वो केवल धन के लालच में भाग रहा था, हमारे संत कवियों ने कहा कि धन के अतिरिक्त भी जीवन है, धन के अतिरिक्त भी व्यक्ति का महत्व है। इसीलिए आज हम संत कवियों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उनका योगदान याद करते हैं। तो भारत एक युवा राष्ट्र है, हम सब जानते हैं, और इसमें बदलाव की बहुत क्षमताएं भी हैं। इस दृष्टि से युवा वर्ग को सचेत रहना होगा, क्योंकि हमारा सारा जो भारत है उसको पूरा विश्व जो है हमारी ओर देख रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ भी रहे हैं। परंतु इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि हम सब भारत के लोग जागृत हों और ये संकल्प लें कि भारत की विकास की धारा को हम सही दिशा की ओर मोड़ें, और वह मुड़ भी रही है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान भी है, और भारतीय लोकतंत्र को हम सबल और सक्षम बनाएं। इसके साथ हमें इस बात को स्वीकार भी करना होगा कि चुनौतियां बड़ी हैं, वह चुनौतियां केवल बाहरी नहीं है, हमारे आंतरिक भी हैं, और इन पर विजय पाने का केवल एक ही तरीका है, वह है कि राष्ट्रीय भाव को हम सुदृढ़ करें। देश में चारों ओर बदलाव हो रहे हैं, और अभी संजीव तिवारी जी ने अपने आंकड़ों के माध्यम से हमें बताया भी कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और हम सही दिशा में जा रहे हैं।
और हम ये मानकर चले कि हमारी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सफलताएं अलग नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्र का अस्तित्व हमसे है और हमारा राष्ट्र से। यह एहसास नए भारत के उदय में, निर्माण में भारतीयों की बहुत बड़ी ताकत भी बन रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत जो है वह अपने मूल स्वरूप को बनाए रखना है। हमारा इतिहास इसका गवाह है और पूरी दुनिया आज हमें, पूरा विश्व आज हमें इसी रूप में देख रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता संजीव तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और भारतीय संस्कृति सभा का भी धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस विशेष दिन को इन्होंने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाया कि आज के साथ ही ये कार्यक्रम 3 दिन का जो आरंभ हो रहा है वह आज के दिन हो रहा है। और भारतीय संस्कृति सभा हमारे ऐसे कार्यक्रम कराती रही है और आगे भी कराती रहेगी। हमारा जो महाविद्यालय है ऐसे ही और बहुत सारे कार्यक्रमों से जाना जाता रहा है और जाना जाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अवनीश अवस्थी जी से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आए तथा 2 शब्द कहें तथा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन भी करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजीव तिवारी जी, आचार्य डॉक्टर कृष्णा शर्मा जी, सुरेंद्र जी, डॉक्टर रामदेव जी और मित्रों, धन्यवाद करने का जो अवसर है मैंने ग्रैब किया। मूल संरचना में शायद मेरा नाम नहीं था, लेकिन संजीव से जो मेरा संबंध है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से मैं संजीव का आभार व्यक्त करना चाहता था। हम लोग तब के मित्र हैं जब संजीव अभी छात्र थे। मैंने लगभग पढ़ाना शुरू ही किया था उस समय से हम लोगों की मित्रता है और मैंने संजीव को लगातार संघर्ष करते हुए अन्याय के खिलाफ सत्य के पक्ष में अपने स्वार्थों की परवाह न करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं साक्षी हूं इस बात का। इसलिए आज सचमुच मुझे सचमुच मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि संजीव हमारे कॉलेज में आए और उन्होंने हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। संजीव के उद्बोधन से आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि 1-2 मिनट में आप लोगों के लूंगा समअप करने के लिए कि एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम चल रहा है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे कुछ नहीं है, पिछले 7-8 सालों में कुछ नहीं हुआ। भारत पिछड़ता चला गया, भारत तानाशाही हो गई है। आप लोगों ने तानाशाही देखी नहीं, मैंने देखी है इमरजेंसी, हमने भोगी है इमरजेंसी, जहां पर शायद ये मालूम नहीं होता था कि आज रात को 2 बजे हमें घर से उठा लिया जाएगा ये कहते हुए कि ITO के चौराहे पे शाम को 5 बजे ये भाषण दे रहे थे। हमने खुद भोगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 300 से ज्यादा प्रोफेसर रात के 12 बजे 25 जून और 26 जून की रात को उठा लिए गए थे। मीसा और DRI भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद कर दिए गए थे, जिसमें ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। ये हमने भोगा है, तानाशाही उसको कहते हैं। एक दूसरा है इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं और मैं भारतीय संस्कृति सभा से कहूंगा कि आगे आने वाले दिनों में खास तौर से एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको हमने लगातार हमारे दिमाग में ऐसे फीड कर दिया गया है, जिसमें इतिहास को लेकर के इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पिछले दिनों में कहीं था, मैं और संजीव जी भी थे। आपने पानीपत की पहली लड़ाई, तीसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई में क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं। शाह आलम औरंगजेब का बेटा था, उसके बाद से लेकर बहादुर शाह जफर तक बीच में हिंदुस्तान दिल्ली पर भारतवर्ष पर शासन किसका था आप लोगों में कोई जानता है क्या? नहीं मालूम ना। आप लोगों ने औरंगजेब सुना, शाह आलम सुना, बहादुर शाह जफर सुना, बीच में कौन था इतने सालों तक? आपको नहीं मालूम ना। ये बहादुर शाह जफर के लाल किले के भीतर तक सीमित हो गया था। मराठों का राज्य था यहाँ पर, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया। सिखों का राज्य था यहाँ पर, आपको पढ़ाया नहीं गया। मैं भारतीय संस्कृति सभा से कहूंगा कि एक इतिहास की सही जानकारी दें।
छोटी सी बात, एक आध बात और कहूंगा। डिमोनेटाइजेशन जैसी बात की, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, हम लोग लोक मंथन में भोपाल में थे उस दिन, तो मेरे पास किसी का फोन आया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से, दोस्त है हमारा। उसने कहा कि ये डिमोनेटाइजेशन हो गया, क्या लगता है तुम्हें? मैं कह रहा, मोदी जी ने अजीब काम कर दिया, पता नहीं अब क्या होगा इसका, सरकार एक ही बार चलानी है क्या, 5 वर्ष के लिए चलनी है क्या? उसने कहा नहीं, तुम बहुत गलत कह रहे हो। इतनी खुशी की लहर है उन 80, 85, 90 करोड़ लोगों में जिनकी जेब में 100 रुपए से ज्यादा नहीं होते, जिनको मुफ्त राशन दिया गया। असली तो वो है जिनके दीवारों में चुने हुए नोट मिलते थे। दिक्कत उनको हुई है। और आज हर आदमी, हर राजनेता कह रहा है डिमोनेटाइजेशन क्यों कर दिया, अब तक नहीं हो पाया, अब तक नहीं। तो उद्योगपतियों की सरकार है, अगर उद्योगपतियों को नुकसान होता तो डिमोनेटाइजेशन क्यों होता? उसने कहा हर गरीब आदमी कह रहा है मेरा क्या गया, मेरा तो कुछ नहीं गया, उसका क्या। बहुत देश की उस 80-90 करोड़ जनता के मन में इतनी खुशी थी जिसका आज तक दिखाई दे रहा है। इकोसिस्टम से बचने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नए भारत का उदय हो चुका है और वो आप लोगों के कंधों पर निर्भर करता है। इकोसिस्टम बहुत सारे बनेंगे, श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी भारत में, है ना। भारत में कोल संकट आ गया, 3 दिन या 24 घंटे की सिर्फ बिजली है दिल्ली में, उसमें दिल्ली में या भारतवर्ष में, उसके बाद पूरा भारतवर्ष अंधेरे में डूब जाएगा। अब तक तो आया नहीं, 3, 4, 5, 6 महीने पहले से लगातार सुन रहा था, लगातार सारे चैनल क्या वो बिजली इमरजेंसी आने वाली है। यही वो लोग हैं, अमर्त्य सेन जैसे लोग, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा था कि देखो हैप्पीनेस इंडेक्स को पता नहीं कैसे बनाते हैं, श्रीलंका हमसे बहुत ऊपर है, बांग्लादेश हमसे बहुत ऊपर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। हैप्पीनेस दिख रही है ना। रघुराम राजन जो इस सरकार का बहुत बड़ा क्रिटिक है, उसने कहा है, और ब्लूमबर्ग जैसी संस्था ने कहा है कि भारत में मंदी आने की 0% आशंका है। मैं संभावना नहीं कह रहा हूं। बाकी सारे जो देश जो तथाकथित बहुत अमीर देश हैं, इसलिए इस इकोसिस्टम से आपने लड़ना है। मैं इसलिए आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि हर वो व्यक्ति आप मुखर हो, कहेगा आप गलत कह रहे हैं। भारत सरकार अगर रेल बन रही है, सड़क बन रही है, उसकी जीडीपी इतनी है, उसका जीएसटी कलेक्शन इतना है। किसी ने बहुत शायद मजाक में कहा होगा कि जितने का श्रीलंका का बजट है उतने की तो एसयूवी कोई कल परसों या 2-4 दिन पहले कोई लॉन्च हुई है, उससे ज्यादा की तो एसयूवी बुक हो गई। ये है वास्तविक स्थिति। और कह रहे हैं क्या इकोसिस्टम क्या कहता है, बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, बहुत बुरी आर्थिक स्थिति में लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या होगा। ऐसा इस इकोसिस्टम से आपने इस नए भारत में लड़ना है। हम सचमुच उन आंकड़ों के दम पर जो आपके दिखाए गए हैं, जो संजीव ने बाकायदा आंकड़ों के साथ आपके सामने पेश किया है, हम सब लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संकल्प लें कि इस झूठे इकोसिस्टम के दम पर कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारत को वापस वहां नहीं ले जाना है जहां आज से 10 साल 15 साल पहले था, जहां रोज स्कैम की खबर आती थी। आप सब लोगों का, आप लोग यहाँ आए, हमारी प्राचार्य ने समय दिया, हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई। बरसक जो हमारा बजट अप्रूव करते हैं, ठीक है ना, उनका, उन सब लोगों का, खासतौर से पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। आगे 2 व्याख्यान और हैं और बाकी लोगों को भी कहिए अपने। ये सिर्फ आकर के सिर्फ एक किसी ने कह दिया तो जबरदस्ती वहां पर अटेंडेंस लगानी नहीं, भीतर एक ऊर्जा का संचार होना है। अगर भारतवर्ष हमारा है, ये देश अगर आगे बढ़ता है तो कोई और भी आगे बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ूंगा। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से पूछो, आज से 10 साल पहले भारतीयों को कैसे देखा जाता था और अब कैसे देखा जाता है। आपने वो तस्वीर देख ली होगी जिसमें बाइडेन पीछे पीछे भागता हुआ सीढ़ियों से आ रहा है नरेंद्र मोदी के पास, यार मुझसे बात कर लो। कभी हाथ जोड़े खड़े रहा करते थे भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री। इस स्थिति को हमने इकोसिस्टम जो बनाया जा सकता है या जो बनाया जाता है उसको परास्त करना है। इस आजादी के अमृत महोत्सव में ये एक नए भारत का उदय होना है, जिससे आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है और आप लोगों के लिए आज आप लोग आए, आगे दोनों व्याख्यानों में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
हम सभी मिलकर शांति मंत्र के पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।